अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ दानिश here। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है इसी क्रैश कोर्स के सिलसिले का। और आज कल हमने क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 से रिलेटेड एमसीक्यूज किए थे, और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र कल भी किया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं तो हमने उसमें ये देखना है कि लास्ट 2 इयर्स में कौन सा कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट में कौन से ऐसे एराज हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कि जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो उस हवाले से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 7 और पार्ट 8, टोटल 12 पार्ट्स हैं। उनमें से ये जो 5 पार्ट्स हैं स्पेसिफिकली ये करंट अफेयर्स के हिसाब से, डोमेस्टिक करंट अफेयर्स क्योंकि पोर्शन है एफपीएससी के हर एग्जाम का, और इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज भी पोर्शन है। तो स्पेसिफिकली ये जो 5 एरियाज हैं ना, इन पे हमारा की फोकस है, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल बॉडीज होंगी उनके मैं वन लाइनर्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। और सबसे पहले मैं ये बता सकूं कि ये कल मैंने डेमोज के हवाले से ऑलरेडी कर चुका हूं कि फीचर्स वगैरह क्या हैं सेशन के, और अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो ये नंबर मौजूद है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सेशन की फ़ी वगैरह नॉमिनल है। तो नाउ 3000 फीस है टोटल, और आप इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। और आज का जो हम टॉपिक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स दैट वन। तो कल मैंने जिक्र किया था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने काफ़ी डिटेल में कवर किए थे। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इंट्रोडक्टरी फीचर्स के हवाले से था, और उसमें जो 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6, वो स्पेसिफिकली हमने कल कवर किए थे। और उनके अंदर हमने आर्टिकल 1 बेसिकली बाउंड्रीज डिफाइन करता है, और बाउंड्रीज के अंदर मैंने ये फर्दर बताया था कि पाकिस्तान की दो स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स ऐसी हुई हैं कि जिनके अंदर आर्टिकल 1 को अमेंड किया गया है। उसके अंदर एक आपका जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी जिसमें आपने ईस्ट बंगाल, जो उस टाइम पे आपका पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान, उसको आपने अपनी टेरिटरी से रिमूव कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वो फर्स्ट अमेंडमेंट, और उसके बाद 25th अमेंडमेंट जिसमें आपने जो केपीओ एंड फाटा का मर्जर कर दिया। तो ये बाउंड्रीज से रिलेटेड ये दो अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो इसमें आर्टिकल 1 को अमेंड किया गया था आपके। उसके अलावा आर्टिकल 2 का मैंने बताया था कि उसमें स्टेट रिलीजन इस्लाम डिक्लेयर्ड है, और ये इस वाले से इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 5 बीइंग द सोशल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो के ये स्क्रीन पे कौन राइटिंग कर रहा है? अच्छा, आर्टिकल 5 में ये कि ओके, नो इशू। आर्टिकल 5 में ये था कि जो लॉयल्टी टू द स्टेट है, वो हर सिटीजन है, लॉयल्टी टू द स्टेट एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये करेगा। तो और आर्टिकल 6 में अगर कोई इसमें नहीं लायबल रहता, तो उसके वाले से मैंने कल के लेक्चर में बड़ा डिटेल्ड बताया था कि किस किस पर हाई ट्रीजन का केस लगता है। कोई डायरेक्टली कॉन्स्पायर करे, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अब्रोगेट करे, सबवर्ट करे, हेल्ड इन अबेंस करे, या सस्पेंड कर दे, या उसको असिस्ट करे, तो इन सब जो भी बंदे होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे और उनके बेटर्स होंगे, उन सबको आर्टिकल 6 के थ्रू ट्रायल किया जा सकता है। और आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में और तकरीबन मौजूदा तारीख के अंदर 21वीं सदी में एक ही ऐसा केस है कि जिसमें आर्टिकल 6 के थ्रू ट्रायल हुआ है। वो जनरल परवेज मुशर्रफ रिटायर्ड का जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनका जो ट्रायल था वो आर्टिकल 6 के अंडर हुआ था। उसके बाद मैंने जो है आर्टिकल 8 से 28 फंडामेंटल राइट्स जो कि चैप्टर 2 के अंदर आते हैं। तो चैप्टर 2 में बेसिकली दो एरियाज आते थे, एक आपका प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है और एक फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली मैं कल के लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, एंड देन मूविंग आगे जा रहा हूँ। तो उसमें फिर जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो जुडिशियबल होते हैं, और जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी होते हैं वो नॉन जुडिशियबल होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो राइट है सिटीजन का, वो कर सकता है, और अगर उसको नहीं मिल रहे हो तो वो कोर्ट में सू कर सकता है अगेंस्ट द गवर्नमेंटल अथॉरिटीज। लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज है ना, वो गवर्नमेंट के अपने सब्जेक्ट टू सर्टन कॉन्स्ट्रेंट्स है। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हो सकती है, सोशल फिजिबिलिटी, और इसके अलावा जो भी तमाम मामला होते हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट, अगर वो चाहे, गवर्नमेंट ने कोशिश करनी है कि उनकी तरफ जाना है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि गवर्नमेंट वो प्रोवाइड अगर नहीं करी तो कोई कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो उस हवाले से मैंने 3 आपके फेमस आर्टिकल्स हैं, उसका एक निमोनिक भी जिक्र किया था, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। वो है मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। वैसे ऐसी कोई डिग्री होती नहीं है, लेकिन मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के निमोनिक से ना आप आर्टिकल 15, 16 और 17 को याद कर सकते हैं। आर्टिकल 15 मास्टर्स या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो जाएगा, एंड देन फ्रीडम ऑफ असेंबली आर्टिकल 16, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 17। तो ये मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स का अगर आपने मॉनिक याद रखें तो आपको। तो चलें फिर पार्ट 3 पे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का इसका चैप्टर 1 कल हम डिटेल में कर चुके हैं, जो कि प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड था। अब नाउ हम चैप्टर 2 की बात करें। चैप्टर 2 जो था, कल हमने इसके आर्टिकल्स कुछ डिस्कस किए थे, लेकिन मैं उनको रिपीट कर देता हूँ। वो है मजलिस शूरा, या आपकी पार्लियामेंट से रिलेटेड। सबसे पहले ये आपके आर्टिकल 50 से लेकर आपके आर्टिकल 89 तक जो भी है ना कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं उसके हवाले से हैं सारे के सारे।
कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बिल इंट्रोड्यूस होता है एंड ऑल दैट, ये जो सारी चीजें ये आर्टिकल 50 से लेकर आर्टिकल 89 तक इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है। आर्टिकल 50 जो है ना वो सब आपकी डेफिनेशन ऑफ मजलिस शूरा देता है। तो वो ये जो बताता है कि जी आपका जो मजलिस शूरा, ये जो पार्लियामेंट है, बेसिकली मजलिस शूरा जो पार्लियामेंट का नाम है, ये 8th अमेंडमेंट जो कि 1985 में इनेक्ट हुई थी अंडर द एरा ऑफ जिया, उसके अंदर जो आर्टिकल 50 में जो नाम है ना पार्लियामेंट का, इसको मजलिस शूरा कर दिया गया था। तो इसके जो ये कॉन्सिस्ट किस पर है, दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, सेनेट, एंड देन उसके बाद आपके जो प्रेसिडेंट है, इसके ऊपर ये आपकी कॉन्स्टिट्यूट होती है आर्टिकल, ये मजलिस शूरा। कोई भी बिल जो है वो तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक उसको प्रेसिडेंशियल असेंट ना मिले, या दूसरा प्रोसीजर है वो भी आगे चल के मैं बताऊंगा कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स में क्या होता है। तो इस तरह से ये तीनों मिला के पार्लियामेंट बनते हैं। आर्टिकल 51 जो है ना स्पेसिफिकली नेशनल असेंबली को डील करता है और बताता है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 336 मेंबर्स पर कंप्राइज्ड होगी आफ्टर 25th अमेंडमेंट। ट्रेंड जो है वो 342 पर है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आपके जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, वो इलेक्शन जो है वो डिलिमिटेशन पहले हो चुकी थी कॉन्स्टिट्यूंसीज की, और उसके बाद ये जो अमेंडमेंट थी स्पेसिफिक, ये पास हुई थी फाटा रिलेटेड। तो इस वजह से अभी तक वो 6 सीट्स जो हैं वो इस इलेक्शन में नहीं थी, वो नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो 336 के हिसाब से आपका हाउस होगा। करंट जो नेशनल असेंबली है वो 15th है। आर्टिकल 53 जो है वो इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली की बात। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि सबसे पहले जब भी कोई नई असेंबली बनती है तो सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है, और उसमें आर्टिकल 53 के तहत ये होते हैं। जो इस टाइम पे आपके स्पीकर हैं उनका नाम राजा परवेज अशरफ है, और जो आपके डिप्टी स्पीकर है उनका नाम जाहिद अकरम दुरानी है। ये साथ एसोसिएटेड एमसीक्यूज हो गए। आर्टिकल 58 जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली प्रोसीजर की बात करता है, और उसका आर्टिकल 58 में ये दो मेथड्स बताए गए हैं किस तरह से नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो सकती है। पहला मेथड तो ये है कि जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है ऑफ द स्टेट, जिसका नाम आपका प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो चाहे तो वो इन राइटिंग लिख के दे देगा प्रेसिडेंट को कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दें, और अगर प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व नहीं करता तो 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली असेंबली डिसॉल्व कंसीडर होगी। दूसरा केस ये है कि उस केस में प्रेसिडेंट खुद से भी असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका जो प्रीमियर है उसको, इसमें दो सिनेरियोज बन सकते हैं। एक तो ये कि प्रीमियर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गई है, और कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है कि जो मेजोरिटी का जिसके पास एक्सेस हो, ठीक है, उसके बाद कोई भी ऐसा बंदा नहीं है हाउस की मेजोरिटी इंजॉय करता हो। तो अब उसमें क्या है कि जो आपका प्रीमियर जिसके अगेंस्ट ये पास हो गई है ना, तो उसके बाद अगर कोई भी बंदा इस काबिल ना हो कि वो गवर्नमेंट बना सके, हाउस की मेजोरिटी का उसके पास कॉन्फिडेंस हो, तो फिर ऑटोमेटिकली जो प्रेसिडेंट है वो असेंबली डिसॉल्व कर देगा और फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चला जाएगा। या दूसरा केस ये हो सकता है कि जैसे अभी रिसेंटली, क्योंकि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो अभी हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं इसराइल की, जो उनकी अभी पार्लियामेंट चल रही है, और उनके लास्ट 3 इयर्स में उनके 5 इलेक्शंस हुए हैं। उसकी वजह यही है कि उनकी पार्लियामेंट में मतलब एक बहुत ही हंग पार्लियामेंट बनती है, और कभी ना कभी क्लैशेस होते रहते हैं। तो उसकी वजह से कोई भी पार्टी जो है ना वो इस काबिल नहीं होती कि वो 3-4 महीने बाद ऐसे पोजीशन बन रही है अभी रिसेंटली जो उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, कि कोई भी पार्टी इसमें नहीं बनती कि वो सिंपल मेजोरिटी ले सके। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि असेंबलीज बार बार डिसॉल्व हो रही हैं, देन री इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये वाला सिनेरियो, इसमें ये होता है कि ये एक तरह से देखें तो मल्टी पार्टी सिस्टम का ये एक तरह से फ्लॉ भी कह सकते हैं, लेकिन ब्यूटी भी कह सकते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबल एग्जेक्टिव होता है एंड ऑल दैट। इसको फ्लॉ में भी काउंट करने वाले कर सकते हैं, ब्यूटी में भी करने वाले कर सकते हैं। खैर, आर्टिकल 59 जो है वो सेनेट से मुतल्लिक है, और सेनेट का जो इंस्टीट्यूशन है स्पेसिफिकली ये आपका है ही 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का गिफ्ट। और उसकी वजह ये है कि जो सेनेट है ना वो आपके तो फेडरेशन की अलामत है, और इससे पहले के जो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन थे 56 एंड 62 का, वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर पे कंप्राइज करते थे। तो सेनेट जो है वो 96 मेंबर्स पे कंप्राइज होगा। उसकी कंपोजिशन में कल ब्रीफली बता चुका हूँ वीडियो में। उसमें ये कि 23 मेंबर्स जो हैं वो हर प्रोविंस से होंगे, और 4 फॉर द फेडरल कैपिटल। देन आर्टिकल 60 जो है वो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन से रिलेटेड बात करता है। जो चेयरमैन सेनेट है इस टाइम पे करंटली सादिक सिंजरानी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो 8th चेयरमैन सेनेट है। और जो डिप्टी चेयरमैन है मिर्जा मोहम्मद अफरीदी, वो 13th चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? वॉइस वगैरह सब क्लियर है और पॉइंट्स मतलब सही जा रहे हैं, या कुछ स्पीड का इशू हो या किसी भी चीज़ का, तो काइंडली बता दें चैट। बेसिकली ये रिपीट ही था कल के लेक्चर का, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड मैंने किया है, अदरवाइज ओके।
अच्छा जी, आप आपके जो दो सबसे जुबान ज़द आम आर्टिकल्स हैं उनकी बात करते हैं, और वहीं से बेसिकली आज का हमारा प्रॉपर लेक्चर आज का यहीं से स्टार्ट है, क्योंकि कल वाले पीछे तक तो कल वाले का रिव्यू ही था। वो ये है कि आर्टिकल 62 जो है वो क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है कि कौन सा बंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। उसमें वो डिटेल्ड प्रोसीजर है कि क्या क्या होना चाहिए, उसके ऊपर फाइनेंशियल करप्शन को कुछ चार्ज नहीं होना चाहिए, सादिक और अमीन डिक्लेयर करता है। और आर्टिकल 63 वही चीजें, अगर क्वालिफिकेशन मौजूद ना हो किसी बंदे में तो उसको वो डिस्qualify कर देता है। तो ये जो दो चीजें, इसके अगेंस्ट अगर किसी पार्लियामेंट के खिलाफ मेंबर के अगेंस्ट ये चीज है तो उसके अगेंस्ट रेफरेंस जो है ना वो एक उसके थ्रू भेजा जा सकता है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू, जो आपका स्पीकर नेशनल असेंबली है वो ये भेज सकता है। आर्टिकल 63A जो है ये बेसिकली 13th अमेंडमेंट और उसके बाद फिर 18th अमेंडमेंट में स्पेसिफिकली ऐड की गई थी, कि उससे पहले बहुत एक हमारा बेसिकली जो 90 का एरा है ना, अगर हम अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री को डिवाइड करें मुख्तलिफ फेजेस में, जो जो 90 का एरा है ना वो शेयर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एरा है, कि उसके अंदर वफादारियां तब्दील होना और ये वाली चीजें बहुत बड़ी थी। तो उस टाइम पर, और उस टाइम पे 89 के अंदर एक बहुत बड़े फेमस थी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी आपकी 11th प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो, उनके अगेंस्ट। और उस टाइम पे यही हुआ कि जिस टाइम पे देख कहते हैं छांगा मांगा का बाजार गर्म, और जो इस तरह की टर्म्स अक्सर जमहूरियत पसंद लोग कह रहे होते हैं, वो यही बात होती है कि 89 के अंदर ये हुआ था कि आल्थो एक पार्टी मेजोरिटी में थी लेकिन उसके बंदों को डिफेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्टीमेटली वो नाकाम होगी। नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का एक ये मूव था, लेकिन ये वहां से रवाज पड़ी। तो उसके बाद ये जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, डेमोक्रेटिक पार्टीज थी, उनके अंदर ये सोच स्ट्रांग हुई कि अब हमें कुछ ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा ताकि जिसकी वजह से अगर कोई पार्टी की हिदायत के खिलाफ अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाता है तो उसको डिस्qualify किया जा सके। तो उसमें फिर ये मेथड है कि आर्टिकल 63A के थ्रू ये है कि तीन चार चीजें हैं: प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, उसके अलावा आपका कोई बिल हो, उसके अलावा बजट, ये स्पेसिफिक। ये तीन जो चीजें हैं ना, इनके अंदर बिल के अंदर तो ये है कि चलो वो एब्सटेन ऑफ हो गया, वो आया ही नहीं मेंबरशिप में, नॉर्मल बिल में वो कोई इशू नहीं। लेकिन बजट और जो आपका इसका इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, इसमें अगर कोई बंदा, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये मतलब शो ऑफ हैंड्स के साथ होता है, अब अगर ये इसके अंदर कोई बंदा अगर पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाएगा तो पार्लियामेंट्री कमेटी होगी ना पार्टी की, वो उसने डिसीजन दिया हुआ है कि भाई ये काम करना है, और उसके अगेंस्ट अगर कोई बंदा यहाँ पर जाता है तो उस केस में फिर जो पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड होगा वो आपके पार्टी हेड को लिखेगा, जो उस पार्टी का रिस्पेक्टिव पार्टी का हेड है। पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड लाजमी नहीं है कि वो पार्टी का हेड भी हो, वो आपका कोई भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हो सकता है या मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हो सकता है जो उधर मौजूद होता है, आपके हाउस में मौजूद है। ये स्पेसिफिकली मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली से रिलेटेड अगला है, ये 63 है के अंदर मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली की प्रोविजन है, नेशनल असेंबली की प्रोविजन है। और ये 63A का जो डिसीजन था अप्रैल मई में लास्ट ईयर जो हुआ है वो इसी का ही, इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था तो इसको डिस्कस करना जरूरी है। तो आर्टिकल 63A के हिसाब से ये है कि फिर पार्लियामेंट्री कमेटी का जो हेड है वो लिखेगा उसको, वो फिर लिखेगा ईसीपी को, ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर्सन को डी नोटिफाई कर देगा। हाँ, बट यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी की मेजोरिटी एक तरफ खड़ी है और माइनॉरिटी एक तरफ खड़ी है, लेकिन अगर मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी में पहले ये डिस्कशन होगी ना कि ये डिसीजन करना है, लेकिन अगर माइनॉरिटी के जो है वो एक तरफ खड़ी है और मेजोरिटी एक तरफ खड़ी है तो फिर जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा वो होगा, फिर पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड भी चेंज हो जाएगा, तो फिर ये डिफेक्शन नहीं लगेगी। उसके बाद आर्टिकल 64 जो है वो वेकेशन ऑफ सीट्स के हवाले से बात करता है कि किस तरह से हो सकता है। पहली बात तो ये है कि अगर कोई बंदा रिजिग्नेशन इन राइटिंग अपना स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को प्रेजेंट कर देगा तो उसका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेगा स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, उसको अपने चैम्बर में बुला के, और उसके बाद उसकी जो भी सीट है उस पर बाई इलेक्शन होगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर कोई भी बंदा 40 डेज कॉन्जेक्टिव पार्लियामेंट की सिटिंग से एबसेंट रहता है, चाहे वो सेनेट का मेंबर है चाहे वो नेशनल असेंबली का मेंबर है, 40 डेज, अब मैं 40 सेशंस की बात नहीं कर रहा। कभी कभी कुछ सेशंस होते हैं कि वो लाइक लंबे चल रहे होते हैं, कुछ सेशन छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है। 40 मतलब जो 40 डेज सिटिंग है, अगर कोई बंदा उसमें नहीं आता पार्लियामेंट के अंदर तो उसको जो सीट है वो फिर एम्प्टी कंसीडर की जाएगी, और फिर वहां का नोटिफिकेशन जो है स्पीकर नेशनल असेंबली भेज देगा इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन फिर उस पर पाबंद है कि वो बाई इलेक्शन करवाए विद इन 60 डेज। अच्छा, उसके बाद आपका जो अगला आर्टिकल है वो आर्टिकल 67 है। वो ये है कि जो कोई भी हाउस है वो अपनी किस तरह से हाउस को चलाना है, सेनेट हो गया, नेशनल असेंबली हो गया, उसको रन किस तरह से करना है, उसके हवाले से जो वो हाउस है
वो अपने रूल्स ऑफ बिजनेस बना सकता है खुद से, उसको ये आर्टिकल जो है वो उसको राइट देता है, चाहे वो सेनेट हो चाहे नेशनल असेंबली हो। लेकिन जब तक वो ये नहीं बनाता, उसके साथ साथ ये क्लाउज देखिए, जब तक वो ये नहीं बताता तो जो रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के हमारे पढ़े हुए हैं, जो पहली पार्लियामेंट ने बनाए थे, वो एज इट इज चलेंगे, और जब तक कोई नया चीज नहीं होती। लेकिन वैसे हर के पास ये राइट है कि वो किस तरह से रूल्स बनाना है, इस पर वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है पार्लियामेंट का। अच्छा, अब आर्टिकल 68 और आर्टिकल 69, इसको आप सेपरेशन ऑफ पावर्स में भी कर सकते हैं, उसके अलावा चेक्स एंड बैलेंस में भी लिख सकते हैं, जुडिशरी और पार्लियामेंट के आपस में, कि उनकी डोमेन्स और जो उसके हिसाब से। तो अगर आप कोई सब्जेक्टिव पेपर भी तैयार कर लें तो ये दो स्पेसिफिक जो आर्टिकल्स हैं, ये आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंस में भी आपकी हेल्प करेंगे, और वहां पे भी आप कोट कर सकते हैं। जो आर्टिकल 68 है ना, वो रिस्ट्रिक्शन करता है कि जज का कोई भी कंडक्ट है, कोई भी जज की जजमेंट से रिलेटेड इशू है, कुछ भी इस तरह की सिचुएशन है, तो वो पार्लियामेंट के फोरम पर कोई भी मेंबर, नेशनल असेंबली हो, बी इट एनी पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड हो, कोई भी बंदा हो, अपोजिशन लीडर हो, एनी मेंबर, वो इसको डिस्कस नहीं कर सकता रिगार्डिंग जुडिशरी का। कोई भी जज, वो जज जो एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, वो जज हाई कोर्ट का भी हो सकता है। लेकिन ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक इंडेमनिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि पार्लियामेंट जो है वो उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको डिस्कस नहीं कर सकती ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। ये आर्टिकल 68 कहता है। आपको किसी जजमेंट से ग्रीवियंसेस है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट से रुजू करेंगे, आप पार्लियामेंट में उसको एक ओपन फोरम के तौर पर डिबेट नहीं कर सकते। लाइक वाइज आर्टिकल 69 जो है ना, वो कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ मजलिस शूरा। अच्छा, अब ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2006 के बाद से हमारा एक फेज स्टार्ट हुआ है जुडिशियल एक्टिविज्म का, जिसके बाद और फिर पार्लियामेंट्री फोर्सेस रिट्रीट भी कर रही होती हैं, तो उसके अंदर ये एक साइकिल बन गया है कि कुछ लोग जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस के लोग हैं वो आउटरीच करें जुडिशरी में, जुडिशरी वाले आउटरीच करें, ट्रेस पास करें पार्लियामेंट के अंदर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर, इसमें ये मतलब नहीं है कि कोर्ट्स जो है वो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसको चैलेंज नहीं कर सकते। वो तो आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स है, कोर्ट्स उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं, या उसके अलावा स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कोई भी अगर ऐसा लॉ है तो कोर्ट्स उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। लेकिन जब वो लॉ बन जाएगा उसके बाद वो चैलेंज होगा, पहले नहीं हो सकता, उसकी इंप्लीमेंटेशन रोक देंगी कोर्ट्स। लेकिन जब प्रोसीडिंग्स हो रही है ना, प्रोसीडिंग्स होते हुए कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकती। मतलब कोर्ट ये नहीं कह सकती कि आप मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखा दें वहां पर क्या हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट की कैबिनेट की अटेंडेंस दिखा दें, उस दिन सेशन में किन किन बंदों ने मतलब फॉर एग्जांपल इसके हक में फैसला दिया। ये कोर्ट्स का काम नहीं है। कोर्ट्स जो वो एक्ट की वर्डिंग होगी, कोर्ट्स उसके ऊपर डिसीजन करेंगे, क्योंकि वो जुडिशियल कॉन्सेप्ट में आता है। तो आर्टिकल 69 इस हवाले से बात करता है। तो बेसिकली ये पार्लियामेंट की आप कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात है, आर्टिकल 68 जो है उसके अलावा। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स के हिसाब से पार्लियामेंट का बेसिकली आर्टिकल 50 है, और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 175 है जो जुडिशरी से रिलेटेड बात करता है। तो यहां तक आप सबको क्लियर है? कोई स्लाइड में कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। मैं आगे चलूं? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, अगली स्लाइड जो है वो आपकी पार्लियामेंट का ही कंटिन्यूड है, वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स फॉर द बिल्स, कि बिल किस तरह से पास हो सकता है पार्लियामेंट में, उसकी बात करते हैं। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो आर्टिकल 170 है ना और 75, ये अलग अलग नहीं हो सकते, तो मैंने यहाँ पर तो आपकी स्लाइड में लगे लगे मैं इन दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपके लिए जरा इजी हो जाएगा। 73 का प्रोसीजर अलग है, वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने का, जो फाइनेंस बिल होता है जो साल में एक ही दफा आता है, बजट, वो सिर्फ एक ही हाउस में प्रेजेंट हो सकता है, वो नेशनल असेंबली में प्रेजेंट हो सकता है, उसके अलावा वो सेनेट में नहीं हो सकता। उसकी क्या वजह है? क्योंकि नेशनल असेंबली, इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मनी बिल के अंदर सेनेट कुछ नहीं कर सकता, बीइंग द सेनेट वहां पर डायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन वो उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, मतलब लाइक रिकमेंडेशन दे सकता है बट चेंजेस नहीं कर सकता। वहां पर भी लोअर हाउस ही करता है। और इस तरह से जिधर जिधर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड, जहां जहां पार्लियामेंट है, तो जो आपका मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, वो आपका लोअर हाउस का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान में लाइक वाइज आर्टिकल 73 जो फाइनेंस बिल है, मनी बिल है या सप्लीमेंट्री बिल है रिगार्डिंग दैट, बजट के हवाले से, वो सारे के सारे आपके सिर्फ नेशनल असेंबली में ही होंगे, उनके साथ सेनेट का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आर्टिकल 70 जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉर बिल्स की बात करता है, और आर्टिकल 75 प्रेसिडेंशियल असेंट की बात करता है। अब इन दोनों को क्लब करके मैं आपको समझाता हूँ। होता ये है कि जो आर्टिकल 70 है ना, वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर है, वो मिनिस्टर हो सकता है, वो कोई गवर्नमेंटल पार्टी का हो सकता है, वो अपोजिशन पार्टी का हो सकता है, वो हाउस में बिल ओरिजिनेट कर सकता है।
फिर वो बिल जाता है स्टैंडिंग कमेटी के पास, उसके हवाले से एक स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें। एक मिनट, ओके, मैं स्पीड स्लो कर लेता हूँ। अच्छा, ये है कि आर्टिकल जो 70 है ना, वो ये आपको एक्सप्लेन करता है कि उसमें आप बिल आप किसी भी एक हाउस में ओरिजिनेट कर सकते हैं। तो बिल पहले एक हाउस में ओरिजिनेट होगा, वो नेशनल असेंबली में फॉर एग्जांपल बिल प्रेजेंट हुआ तो उस पर डिबेट होगी। वो बिल अगर नेशनल असेंबली सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव कर देती है तो उसके बाद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी मैं नॉर्मल बिल पे दोबारा कल वाले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ, मैं दोबारा यहाँ पर मेंशन करता चलूँ। जो सिंपल मेजोरिटी है ना, फॉर द नॉर्मल बिल है, कोई भी बिल है, उसमें सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये है कि कोरम आपका पूरा होना चाहिए, मतलब 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस वो पूरे हों। तो उसके बाद जो भी प्रेजेंट है और वोटिंग में अगर उसमें सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है, प्रेजेंट है और उनमें जो वोट करते हैं उनकी अगर कोई सिंपल मेजोरिटी में वो बिल आ जाता है तो दैट्स इट। ओके, फॉर एग्जांपल आपका जो नेशनल असेंबली है वो 336 मेंबर्स की है आफ्टर 25th अमेंडमेंट। और करंट की बात करें तो 342 की है। तो करंट नेशनल असेंबली की स्ट्रेंथ के हिसाब से कोरम आपका होना चाहिए 342 का, जो आपका 4 पे आप कर लें तो इसका 86 मेंबर्स आपके जो है ना वो कोरम है। अब फॉर एग्जांपल 86 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और दो मेंबर्स, एक मेंबर एब्सटेन कर जाता है, वो कहता है मैंने वोट नहीं करना, तो एक बिल ओरिजिनेट होता है, उस टोटल मेंबर्स 85 हो गए, 85 में से 43 उसकी फेवर में वोट कर देते हैं, तो वो बिल पास कंसीडर होगा। अच्छा, जब नेशनल असेंबली से बिल पास हो गया तो फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, सेनेट में, सेनेट से भी अप्रूव हो जाता है। ये ऑपोजिट भी साइकिल हो सकता है, सेनेट से अगर कोई बिल ओरिजिनेट हुआ है वो नेशनल असेंबली में वापस भी आ सकता है। तो ये जब बिल पास होने के बाद फिर ये बिल भेजा जाएगा सेक्रेटरीट की तरफ से प्रेसिडेंट को पास। तो प्रेसिडेंट अगर उसको एसेंट दे देता है तो फिर तो डायरेक्टली एक्ट बन जाएगा आर्टिकल 75 के थ्रू, उसमें तो फिर कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि अगर प्रेसिडेंट एसेंट ना दे तो फिर क्या होगा। अगर प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देता और कहता है कि भाई इसमें चेंजेस करें, अगर तो पार्टी जो गवर्नमेंट है उसके बाद वापस बिल आता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट समझती है कि ये चेंजेस लाजमी है, तो फिर तो बिल ऑब्वियसली नया बन जाएगा और अमेंडेड दोबारा से इंट्रोड्यूस होगा, फिर तो इशू नहीं है। लेकिन अगर पार्लियामेंट कहती है कि नहीं ये बिल तो ठीक है और किसी पर्सनल ग्रीवियंसेस की वजह से, या हो सकता है कि पार्टी प्रेसिडेंट एक पार्टी का है और गवर्नमेंट पार्लियामेंट में मेजोरिटी किसी और पार्टी की है, इस वजह से जो प्रेसिडेंट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा बिल को, तो फिर आर्टिकल 74 के तहत जो है ना, सॉरी आर्टिकल 72 के तहत आपकी जो है ज्वाइंट सिटिंग का मेथड है। ज्वाइंट सिटिंग होगी पार्लियामेंट की, और उस ज्वाइंट सिटिंग के अंदर कोरम अगर पूरा है, मतलब टोटल मिला के 336 एंड 96 आफ्टर 25th अमेंडमेंट जो हमारे मेंबर्स होंगे, तो 432 का कोरम बन गया आपका 108 मेंबर्स ऊपर 110 मेंबर्स दोनों हाउसेज अगर मिला के मौजूद है, और उसको प्रिजाइड करेगा स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। और अगर वो पास कर देते हैं मेजोर सिंपल मेजोरिटी के साथ, उनकी सिंपल मेजोरिटी मिनिमम, तो वो पास कर देते हैं, तो उसके बाद जो बिल है वो आप प्रेसिडेंट हाउस को चला जाएगा, प्रेसिडेंट उसको पास करे ना करे, साइन करे ना करे, 10 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली वो लॉ बन जाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाएगा। ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट प्रेस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस एक्ट जो अभी रिसेंटली हुआ ना, वो बेसिकली यही था कि उसमें फिर ज्वाइंट सिटिंग के साथ वापस गया था, लेकिन वो प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए थे लैप्स होने से पहले। तो इस तरह से वो फिर ये बिल बन जाता है वैसे। लेकिन ये अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से लास्ट ईयर में कई ऐसे केसेस हैं जिनको आप एग्जांपल के तौर पे कोट करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें मतलब कई ऐसे लॉज एक्ट बने हैं कि जो पहले प्रेसिडेंट ने वापस किए हैं और उसके बाद फिर ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू हुआ है। खैर ये एक अच्छी रवायत नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स वीक हैं तो वहां पर ये चल रहा है। आर्टिकल 77 जो है वो उसके बाद टैक्स टू बी लेवाइड बाय लॉ ओनली, मतलब ये बात करता है कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी और पार्लियामेंट का एक्ट अगर मौजूद है, उसकी सैंक्टिटी मौजूद है कि टैक्स लगाने की, तो तभी टैक्स लग सकता है, उसके अलावा टैक्स नहीं लग सकता। कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी है वो टैक्स नहीं लगा सकती। सिर्फ गवर्नमेंटल जो एक्ट होगा, पार्लियामेंट का एक्ट है उसके थ्रू। इसी वजह से जो भी आपके आईएमएफ के थ्रू या कोई भी रिफॉर्म्स होती हैं इकोनॉमिक, वो लाजमी है कि वो रिफॉर्म्स एफपीआर की हों, वो रिफॉर्म्स किसी नया स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस लेकर ऑर्डर लेकर आना है या कुछ भी इस तरह की चीज़ लानी है तो पार्लियामेंट के थ्रू ही होती है। तो इस वजह से वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नेसेसरी है किसी भी टैक्सेशन के। तो इसका बेसिकली वही है कॉन्सेप्ट है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, जो रोसो का कॉन्सेप्ट था जनरल विल का। तो आप उस इसको अगर पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में देना चाहें तो आप इसको वहां से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, आर्टिकल 80 एक एनुअल बजट स्टेटमेंट गवर्नमेंट लाजमी प्रेजेंट करेगी, जिसमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो नेक्स्ट ईयर का होगा उसके हवाले से गवर्नमेंट बताएगी। और इसमें पाकिस्तान के हिसाब से कन्वेंशन ये है कि पाकिस्तान में 9 जनवरी को ये 9 जून को सॉरी ये प्रेजेंट होता है,
पार्लियामेंट में, उसमें बाद इसमें डिबेट होती है, नेशनल असेंबली में होता है ये प्रेजेंट, उसके बाद इस पर डिबेट होती है और 30 जून तक इसको पास करना होता है। और अगर कुछ अमेंडमेंट्स हो तो फिर दोबारा रिवाइज वर्जन पेश होता है और उसको मिलाकर फिर वो पास हो जाता है। जैसे इस बार एक आपका फिनांस बिल पेश हुआ था, उसमें फिर कुछ चेंजेस थी अकॉर्डिंग टू द जो हमारा आईएमएफ का मुआहिदा है, उसके बाद कुछ चेंजेस करनी थी, वो चेंजेस करके फिर दोबारा रिवाइज बिल फिनांस मिनिस्टर ने पेश किया और उसके बाद जो है वो अप्रूव कर लिया गया। अच्छा, जो बजट है ना, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बजट को अप्रूव करने के लिए जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है ना नॉर्मल, वो अप्लाई नहीं होगा इसमें। बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करने के लिए मेजोरिटी चाहिए ना, एब्सलूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस, एब्सलूट सिंपल मेजोरिटी, वही आपके बजट को अप्रूव करने के लिए चाहिए। जो मतलब इस वक्त आपका हाउस 342 मेंबर्स पे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट है, तो 172 मेंबर्स लाजमी वोट करेंगे, 50% प्लस वन, वो लाजमी वोट करेंगे तो आपका बजट जो है वो पास कंसीडर होगा, अदरवाइज वो बजट पास नहीं होगा। और अगर बजट पास नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, उसके पास मेजोरिटी नहीं है, और नो उसको प्रेसिडेंट भी कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, या कोई अपोजिशन पार्टी है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके अगेंस्ट लॉन्च कर सकती है। लेकिन इसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसीजर वो स्पेसिफिकली फेडरल गवर्नमेंट का जो चैप्टर पार्ट 3 का चैप्टर 3 है, उसमें मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें वो आपको वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ तक ये फिर आर्टिकल 89 है, वो पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो ऑर्डिनेंस पेश कर सके, और उनकी लिमिट 120 है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि नेशनल असेंबली भी सेशन में ना हो और सेनेट भी सेशन में ना हो। तो उस टाइम पर, और कुछ ऐसी इमरजेंसी है, कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको अबाइड करना जरूरी है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ है, सोशल इशू से रिलेटेड हो सकती है, इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड हो सकती है, पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड हो सकती है, ऐसी कोई भी जो चीज़ है ना, वो फिर आपका जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है कि वो इसको प्रोमलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस, और इसकी जो लिमिट होती है 120 डेज की होती है। लेकिन अगर इस दौरान दोनों हाउसेज में से कोई भी हाउस वो समझे कि भाई ये नहीं सही, तो वो फिर प्रॉपर वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ बिल चलेगा, और तो एक्सपायर पहले भी खत्म हो सकता है, या फिर वो 120 डेज चलने दें, और 120 डेज बाद अगर वो इसको अप्रूव नहीं करता पार्लियामेंट, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। तो नो, अब यहाँ तक जो है आपका चैप्टर 2 जो है मजलिस शूरा का, वो कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। आगे फिर मैंने फेडरल गवर्नमेंट डिस्कस करना है। सो कोई चीज़ पूछनी है इस स्लाइड से रिलेटेड तो पूछ लें। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब ऐसे है कि टाइम बार क्योंकि चल रहा है जूम का, तो आफ्टर 6 मिनट हम इस मीटिंग को क्लोज कर देंगे, और फिर 3 to 4 मिनट का ब्रेक होगा, और आपको फिर दोबारा इसी लिंक के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। नो, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, चैप्टर 3 जो है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फेडरल गवर्नमेंट से डील करता है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होगी। बेसिकली एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है पाकिस्तान की, वो फेडरल गवर्नमेंट होती है, और उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है। तो आर्टिकल 90 जो है वो स्पेसिफिकली बताता है कि देयर विल बी फेडरल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, जो कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगी इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किससे कंप्राइज होती है? फेडरल गवर्नमेंट बनती है प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, ये मिलाकर जो है ना, कैबिनेट है जो प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स पे मुश्तमिल है, ये मिला के फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है, जो कि कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी टू द नेशनल असेंबली एंड पार्लियामेंट। आर्टिकल जो 91 है, आर्टिकल 91 जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी टुवर्ड द नेशनल असेंबली, और वैसे सेनेट में उससे क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 91 है वो बताता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होगा, प्राइम मिनिस्टर को कितने मेंबर्स चाहिए हो तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, 50% प्लस वन। उसके अलावा कैबिनेट जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है जी टू द हाउस। और उसके अलावा कैबिनेट के अंदर ये चीज़ है कि अगर इसमें वो आर्टिकल 91 के अंदर ये भी मेंशन है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसको कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर समझता है कि इसकी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है और इसके बगैर पॉलिसीज में और इसका इंपॉर्टेंट इनपुट है, तो प्राइम मिनिस्टर उसको 6 मंथ्स के लिए अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, और उसका जो होता है वो इक्विलेंट टू मिनिस्टर होगा। और ये अभी आप रिसेंटली देख लें, जो आपके प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको जो आपके 23rd प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, जिस टाइम पे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको अपॉइंट किया था फॉर द 6 मंथ्स। और इससे पहले वाले फाइनेंस मिनिस्टर को, उससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर ने शौकत तरीन को, जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने अपॉइंट किया था। तो ये साइकिल अक्सर होता है बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर्स के केसेस में इस तरह की जरा एग्जांपल्स हमें ज्यादा मिलती हैं इन द 21st सेंचुरी। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जरा जो
टेक्नोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो समझती हैं कि वो इलेक्टोरली इतना कंपेटेबल नहीं है कि वो इलेक्शंस जीत के कॉन्स्टिट्यूंसी से आ सकें, तो उनको फिर इस तरह से जो है वो फिट इन किया जाता है और फिर कोई ना कोई उनकी जो सीट है उसको खाली करवा के या तो इलेक्शन दिलवाया जाता है या फिर उनको सेनेट का मेंबर बनाया जाता है। तो ये सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर की वजह से ये एक चीज़ है, तो वो इसको इस आर्टिकल के थ्रू जो है वो अकोमोडेट किया जाता है। अच्छा, आर्टिकल 92 जो है वो ये है कि अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया डिस्कस करता है फेडरल मिनिस्टर्स का और मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट का। पहली बात ये है कि जो आपकी टोटल कैबिनेट है, मिनिस्टर्स और मिनिस्टर स्टेट, वो आपके 11% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ की इक्विलेंट होने चाहिए। जो कैबिनेट है फेडरल मिनिस्टर्स, वो आपके 11% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब इस टाइम पे अगर आप देखें तो 342 प्लस 100 442, उसका 11% निकाल लें, उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए कैबिनेट। एडवाइजर्स हो सकते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जितना रखना चाहे, स्पेशल असिस्टेंट 5 रख सकता है, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा एडवाइजर वो जितने रखना चाहे उसमें इशू नहीं है। लेकिन जो ये मिनिस्टर्स की है ना, ये बाउंड है। फिर एक और चीज का भी ख्याल रखना है कि आर्टिकल 92 के तहत कि कभी भी कैबिनेट के अंदर, चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो चाहे फेडरल मिनिस्टर हो, टोटल कैबिनेट के अंदर ये मिला करना, कभी भी जो आपका जो ये टोटल की स्ट्रेंथ है, ये कभी भी 1/4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सेनेट में से। ज्यादातर आपका जो चंक है ना वो आपका नेशनल असेंबली से होना चाहिए। अगेन वही बात है, नेशनल असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड है, जनरल विल को और पॉपुलर जो वोट है उसको रिफ्लेक्ट करती है, तो इस वजह से स्पेसिफिक क्लॉज जो है वो मेंशन्ड है। अच्छा जी, आर्टिकल 95 की बात करते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पिछले साल डिस्कशन में रहा, और उसमें ये है कि जी आर्टिकल 95 आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, मैं फिर ये करता हूँ कि मैं अभी मीटिंग को कॉल ऑफ करूँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और ये जो बाकी पॉइंट्स है 3, ये थोड़ा सा जरा डिटेल डिस्कशन है, स्पेशली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो वो आफ्टर आप लाइक 5 मिनट्स बाद आप इस मीटिंग को दोबारा रीज्वाइन करें इसी लिंक के थ्रू, और फिर आपको जो है वो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हमने इंटरनेशनल डेज डिस्कस करने हैं जनवरी के, आज के जो सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर था उसमें, तो ये चीज़ डिस्कस हो जाएगी, ये जो 2-3 आर्टिकल्स हैं। और उसके अलावा जो है वो आपका इंटरनेशनल डेज फॉर द जनवरी डिस्कस हो जाएंगे। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एफपीएससी में उसके हवाले से, इंटरनेशनल डेज ऑफ द ईयर के। और तीसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन आंसर्स आपके कोई होंगे तो वो फिर हम उसमें टेकअप कर लेंगे। तो मैं अभी इस मीटिंग को बंद कर रहा हूँ, आप इसको फिर दोबारा 5 मिनट्स बाद ज्वाइन कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।